नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जो भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स थे, चाहे वो क्लास 10th के हैं चाहे वो 12th के हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। सभी ने रिजल्ट देखा भी होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। मैं आपको क्लास 10th वालों के लिए पहले एक बात बता दूं कि मैं अब जो है आज से ही क्लास 11th वालों की केमिस्ट्री हुआ या फिजिक्स हुआ, इनके वीडियोस कंटिन्यू क्या कराऊंगा, अपलोड करूंगा। हाँ, ये जरूर मैं बता दूं, केमिस्ट्री का एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल से भरा है, पर मेरी ट्रिक भी उसमें एकदम भरी है। तो जो चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे जब मैं वीडियो अपलोड करूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 11th में जाते हैं, अब इस बात को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से बांध लीजिए। अगर आप क्लास 11th में रहते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, तो अपनी जर्नी, अपनी पढ़ाई को आप ऐसे स्टार्ट करिए कि एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चालू करिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका 11th और 12th ये दो ऐसे एजुकेशन फील्ड में एक ऐसा क्लास होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। अगर ये वेटर चला जाता है तो आपका फ्यूचर एकदम क्लियर होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। हाँ, अब कुछ बच्चों के मन में होगा, ये डाउट रहता है, मैं आपको पहले से श्योर करा दे रहा हूं। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो 11th में जाते हैं तो उनके मन में डाउट रहता है कि मैं बायो लूं कि मैथ लूं कि आर्ट साइड जाऊं, या आप सभी लोग ऐसा भी कह ह्यूमैनिटी लूं या कॉमर्स साइड जाऊं, किसी फील्ड में जाऊं। तो मैं इसके लिए एक बात साफ कर देता हूं कि आपका जिस फील्ड में जाने में रुचि हो, आप उस फील्ड में जाइए। बार बार डिसीजन मत बदलिए। अपने दोस्तों की वजह से डिसीजन तो बिल्कुल मत बदलिए, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, पढ़ाई में कोई दोस्त नहीं होता है। आपकी पढ़ाई आपके लिए है, आप जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए होगा। तो मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट 11th में गए हैं, पहली बार डिसीजन अपना ले लें, मुझे साइंस साइड में जाना है, साइंस में मैथ सेक्टर में जाना है कि बायो सेक्टर में जाना है, या सीबीएसई ने तो दोनों किया है, तो आप सब में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको बताने चल रहा हूं, वो इंट्रोड्यूस कराने चल रहा हूं 11th की केमिस्ट्री से। 11th की केमिस्ट्री बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, और अगर हम इस केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने इसके लिए पहला एक चैप्टर का जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है केमिस्ट्री का, 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है, उसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। लगभग मैंने 25 या 26 वीडियो उसके अपलोड किए हैं। जो लोग नए आए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो सब लोग जाएं, वहां पे देखें, और मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं कि उन्हें वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल को करने का एक आसान सा आसान तरीका मिलेगा, मैं इतने दावे के साथ बोलता हूं। हाँ, आज मैं जिस चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहा हूं, ये तो समझिए केमिस्ट्री की जान है। केमिस्ट्री की जान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं, 11th की केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको एकदम क्लियरेंस हो जाए, जिनके बारे में एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूं आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उन्हीं में से एक चैप्टर आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे एनसीईआरटी में हो सकता है नाम दिया हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं उसके बारे में आपको बताने चल रहा हूं। बहुत ही आसानी से हम सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सभी लोग इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर छोटी बातें ही क्या है, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारा एटम के स्ट्रक्चर को बताने वाला है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे आप सोचिए, आपके यहां अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी डिजाइनर से आप डिजाइन करवाते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर बनवाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना मकान क्या करते हैं, बनवाते हैं। अब उस स्ट्रक्चर में आप देखते होंगे लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, हाइट हुआ, कितनी गहराई रखनी है, कितनी मोटाई रखनी है, क्या क्या यूज करना है, कई चीजों को करना पड़ता है, समय भी लगता है।
बिल्कुल वैसे ही हम जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो एटम में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीजों से मिलके बना है, कि क्या एटम ऐसा है कि उसको बनाने वाला कोई और नहीं है। मतलब एटम के बारे में पूरी गहराई से जितनी जानकारी ले सको वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है। ठीक है, तो इसे आप कभी स्किप मत करिए, बड़े अच्छी तरीके से देखिएगा और आप बहुत आसानी से आप सारी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं इतना जरूर प्रॉमिस करता हूं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, एटम, ये मेरा चैप्टर है। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं उसे देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम जिस चैप्टर को पढ़ने चलें, मैं उस चैप्टर के बारे में पहले कुछ जानूं कि आखिरकार उस चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इस चैप्टर को डिफाइन करें तो आप बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हमें पता है फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें थ्योरी रहती है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हीं सबको स्टडी किया जाता है। अगर आपके मन में आ रहा हो कि मैंने बोला फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री की मैं डेफिनेशन भी बोल दूं कि एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम रूल्स को पढ़ते हैं, लॉज को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री आपका बेसिक चीजों को बताता है। ठीक है, अब फिर सोच रहे हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक क्या, मैं उसमें भी बता दूं। ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो होता है ना, इसमें उनका यूज किया जाता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो जो चीज आप पढ़े हैं, जो भी प्रिंसिपल्स को जाने हैं, इन्हीं सब का यूज आगे चल के केमिस्ट्री में करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी केमिस्ट्री मजबूत करनी है तो फिजिकल केमिस्ट्री मस्त होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप इनकी डेफिनेशन पे आए तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्या बोला था, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about structure of atom। मतलब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप उसे भी अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या है, हम सभी लोग जब भी इनको पढ़ेंगे, जैसे हमको प्रीवियस 9th या 10th में जो जानकारी होगी वो थोड़ा सा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपने हो सकता है सुना भी हो, पढ़ा भी हो। तो वहां पे एक बात ये बोला जाता है कि जो हमारा एटम होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, एटम हमारा जो है ये दो पार्ट से होता है। एक पार्ट को हम सभी लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और एक पार्ट को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अगर हम न्यूक्लियर पार्ट की बात करें तो इसमें आप कहते हैं प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम आपका कहीं न कहीं दो पार्ट से बना हुआ है, तो बोल सकते हैं एटम कंटेन्स टू पार्ट। फर्स्ट इज न्यूक्लियर पार्ट इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, एंड अनदर सेकेंड पार्ट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। बात समझ में? तो ये एटम के बारे में जो थोड़ा बहुत हमको जानकारी रहती है, हम उसको जानते रहते हैं। आखिर ये चैप्टर ही ऐसा है जो एटम के बारे में पूरी जानकारी करेगा। कमाल की बात, मैं एक बात बता दूं, जो एटम होता है आप इसको देख नहीं पाएंगे। जो एटम होता है आप इसको देख नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे अगर आप यहां देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आप इसको देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब हम उनके बारे में पढ़ने चल रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आप देखिए लाइट होता है, लाइट सुने ना, लाइट है तो लाइट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है पर वो खुद नहीं दिखता है। मेरी इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है पर कम वक्त वो खुद ही नहीं दिखता है। आप लाइट को कभी देख पाएंगे?
नहीं। लाइट के बिना आप कुछ देख पाएंगे? नहीं। तो जरूरी है, लाइट को देख नहीं सकते और बिना लाइट के कुछ देख नहीं सकते, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट की स्पीड इतनी है, सन से अर्थ की डिस्टेंस इतनी दूर है, लाइट इतनी दूर ट्रेवल कर रही है, एयर में उसकी स्पीड हो या सॉलिड में उसकी स्पीड हो, कुछ भी हो, आप उनकी स्टडी करते हैं। मतलब साइंटिस्ट कहीं ना कहीं उनकी स्टडी भी कर ले रहा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसमें इमेजिन करने की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर आपका एटम के बारे में है, तो एटम तो आपको खुद दिखने वाला है नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो दिखने वाले हैं नहीं, इतने छोटे से हैं ये। और जब ये दिखने ही वाले नहीं है तो अब आप खुद कहेंगे कि हमारी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, तब मुझे अच्छे समझ में आएगा। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बढ़िया तरीके से इमेजिन करिएगा, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन आप नहीं समझ पाएंगे, मैं ये भी बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा और आपको एक बात बताता हूं। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाएंगे, आगे आने वाला कोई भी चैप्टर रहेगा, मेरा उसका जो पहला वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो रहेगा, मैं उसमें आपको यही चीज समझाऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। ये तो चैप्टर है, ये आपका टॉपिक है, ये आपका क्या है, टॉपिक है। अब हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं उसका भी एक नाम दे देते हैं। क्या चीज? सब टॉपिक। सब टॉपिक का मतलब क्या होता है कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। मैं एक एक करके लिख देता हूं कि हमें क्या क्या चीज आपको इस चैप्टर में, जैसे पहला एक सब टॉपिक है जो आपको पढ़ना है जिसका नाम है, मैं एक एक करके सभी सब टॉपिक्स को लिख दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस ध्यान में रखिएगा, मुझे इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और किसी को नहीं। जैसे पहले वाले को हम नाम देते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप सभी लोगों को मैं एक बात पहले से बता दूं, डाल्टन पहला शख्स ऐसा है जो एटम के बारे में थ्योरी दिया है, यानी फर्स्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम सभी लोग DAT कहते हैं। ये आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इतना जरूर बता दूं, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देने चल रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक का हुआ या आप ग्रेजुएशन BSc करने चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, तो इस पर क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछते हैं अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपके पास जो सब टॉपिक्स है, मैं उसके बारे में अगर स्टडी करूं तो वो आपके पास होता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। इस बात को थोड़ा आप याद रखेंगे। अब फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। हम सभी लोगों को इन्हीं के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है कि आखिर इनको कैसे डिस्कवर किया गया है, क्या क्या यूज किया गया, किस प्रिंसिपल पर ये डिस्कवर हुए, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा, तीसरी जो बात होती है, जब हम इन पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लेते हैं तो हम इनके अरेंजमेंट पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब है जब ये फंडामेंटल पार्टिकल मतलब डिस्कवर हो गए तो अब ये एटम में किस तरह से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब इसको हम सभी लोग नाम एक और देते हैं, छोटा सा नाम है, प्यारा सा नाम है, जिसे कहा जाता है एटॉमिक मॉडल। क्या नाम दिया जाता है? एटॉमिक मॉडल। एक टॉपिक भी क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एटॉमिक मॉडल, तो आप बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मॉडल वी कैन नो अबाउट अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स को अरेंज करने की जो बात बताएगा वो आपका क्या होगा, एटॉमिक मॉडल होगा। मैं आपको इतनी बात बता दूं, एटॉमिक मॉडल भी ध्यान दीजिएगा, पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये भी आप सुने होंगे, शायद आप सभी लोग तरबूज मॉडल का नाम सुने ही होंगे, बिल्कुल वही है, आपको आगे चल के पढ़ना है इसको। दूसरा एक मॉडल आपके पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। तीसरा आपके पास जो एटॉमिक मॉडल है उसे हम कहते हैं
बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। याद रहे सभी एटॉमिक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एटॉमिक मॉडल है तो वो है थर्ड वाला। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी इस एटॉमिक मॉडल पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो आपके पास यहाँ पे फोर्थ एटॉमिक मॉडल मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जिसको हम सभी लोग कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। अब मैं इसको क्यों नाम दे रहा हूं, आपने सुना होगा ऑर्बिटल सुने होंगे, ऑर्बिट सुने होंगे, ये सारी कहानी सेल सबसेल सारी कहानी इसी में समझ में आती है। तो इस तरह से आपके पास चार क्या होते हैं, एटॉमिक मॉडल होते हैं, जिनको आपको एक एक करके पढ़ना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि क्या एक एटॉमिक मॉडल से काम नहीं चला क्या, तो मैं आपको इतना बता दूं, ये एटॉमिक मॉडल जो है कुछ दिन तक हिट रहा है, ये भी कुछ दिन तक हिट रहा है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कोई भी एटॉमिक मॉडल आज तक बना ही नहीं है जो एटम के बारे में सही जानकारी दे, पर हां इस एटॉमिक मॉडल से कुछ जानकारी मिलेगी, इससे भी कुछ मिलेगी, इससे भी कुछ मिलेगी। सब में कमियां हैं, याद रखिएगा, सभी में कमियां हैं, फिर भी हमको पढ़ना है। याद रहे, ये आप मत सोचिए कि जब वो गलत ही है तो मैं पढ़ू ना, ऐसा कभी मत सोचिए यहां। लेकिन आप याद रखेंगे सभी चीजों को आपको एक एक करके पढ़ना है। मैं हाँ एक बात जरूर बता दूं, आप ये कभी मत सोचना जैसे आप कोई सीरियल होता है देखते हैं ना कि आज अभी चला है तो कल अगला एपिसोड रहेगा, परसों अगला एपिसोड रहेगा। ये कोई सीरियल नहीं है कि आपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया तो अगले दिन जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ गया। मैं आपको बता दूं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया तो उसके कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद तो रदरफोर्ड आया, उसके बाद बोर्स आया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब जब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने किसी भी टॉपिक पे बोल दिया कि ये चीज ऐसी होती है, तो क्या होगा, लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद अगर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा है तो कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन कहीं पर भी कुछ कमी मिलेगी तो तुरंत वो ऑब्जेक्शन करेंगे, और जहां ऑब्जेक्शन हुआ तो उसमें करेक्शन होगा, और करेक्शन होगा तो जो करेगा उसके नाम पे एटॉमिक मॉडल होगा। बिल्कुल यही तरीका है भाई। जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ना, इसमें कुछ कमी आई होगी जरूर, और जब कमी आई तो उसको सुधारा कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में कमी आई होगी, सुधारा कौन, बोर्स। और इनको कमी ढूंढने में समय लगा और सुधारने में भी समय लगा। इस वजह से आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने दिया है तो कल अगले की बारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना इस बात को। हाँ, अब मैं आपको जो एक बात और बता दूं, एक जो टाइम इंटरवल सबसे ज्यादा गैप इन दोनों के बीच में हुआ, थॉमसन और रदरफोर्ड में, इन दोनों के बीच में अब ऐसा नहीं है कि पूरे केमिस्ट, पूरे साइंटिस्ट जो है केवल मॉडल ही ढूंढ रहे हैं, नहीं, इनके बीच में बहुत सारी घटनाएं और भी डिस्कवर हुई जिनको इस चैप्टर में पढ़ना है। मैं उनको लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले आप सभी लोगों को एक और टॉपिक को पढ़ना है जिसे हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। और डुअल नेचर ऑफ जो लाइट होता है इसको हम सभी लोग कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं आगे चल के इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आज तो बस इतना है कि हम इनके बारे में कुछ जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात आप ध्यान दीजिएगा जो अब आपको आगे पढ़ना है, जैसे एक और टॉपिक है, ये भी सुने होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं तो फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको एक बात थोड़ा सा हिंट कर दूं कि जब आप 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां एक चैप्टर है, हल्के में मत लीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा पढ़ना है, वहां बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल है, ये आपको 12th की फिजिक्स में मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा, वहां बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे ये आपके पास है, एक थर्ड पॉइंट में और आपको पास लिख दे रहा हूं, उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। आज मैं बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट होने वाला टॉपिक क्लियर करने चल रहा हूं, डुअल नेचर ऑफ लाइट और डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब जैसे होता क्या है, शुरू में क्या किया गया था, लाइट मींस क्या है, एनर्जी। एनर्जी और मैटर में बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत समझिए युद्ध हुआ था। न्यूटन और आइंस्टीन ये दो साइंटिस्ट थे, आगे चल के किसी दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा, फिर भी ध्यान दीजिएगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट जो होता है, प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है,
और उसी जगह डुअल नेचर ऑफ जो मैटर होता है इसके बारे में बताने वाला है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली भी एक क्या है, साइंटिस्ट है। तो हम सभी लोग क्या नाम देंगे, डी ब्रॉगलीस लॉ। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें थोड़ा सा फर्क है। किसने क्या बताया है, प्लैंक्स ने वो बताया है और डी ब्रॉगली ने ये बताया है। समझ आया आपको? और दोनों एक दूसरे से समझ के, या ऐसा कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखेंगे, मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा एक टॉपिक इसमें है जिसके बारे में मैं ट्रिक समझाता हूं, बच्चों को समझाता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप एक ट्रिक से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और इसको हम सभी लोग नाम देते हैं क्वांटम थ्योरी, जिसे आगे चल के आप QN बोलेंगे। और इसी के साथ साथ एक लॉ के बारे में आपको पढ़ना होता है, एक थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद रहे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक होता है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको केवल यह बताने की कोशिश किया है कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री की जान है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो केमिस्ट्री मैक्सिमम समझ में आ जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एटम से रिलेटेड बात करना, और एटम से रिलेटेड आपको सारी बातें यहां पे मिलेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वेट करिए। थैंक यू।